ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे भारत की ऊर्जा नीति, जिसकी वजह से एक बड़े संकट के समय भारत ने स्थिरता के साथ उस चुनौतीपूर्ण समय को आगे निकाला। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। और ऊर्जा संकट में भारतीय रणनीति की जीत, क्योंकि जो संकट था उसमें भारत की जो रणनीति थी उसकी वजह से भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ के इस समय पे जीत कर आगे निकला है। और इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आर.एस. शर्मा जी हैं, पूर्व CMD ONGC के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर.एस. शर्मा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, लगभग 4 महीने तक ये तरीके से संकट बहुत गहराया हुआ था। तमाम प्रकार की शंकाएं आशंकाएं गहराती जा रही थी, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों के लिए बहुत बेहतरी से उस समय के समय अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। किन बड़ी चीज़ों को, किन फोकस तरीके से किए गए निर्णयों को आप देखते हैं जिसकी वजह से कम समस्या से हम इस संकट के समय से निकल पाए हैं? मैं आपका एनालिसिस जो आपने दिया वॉच कर रहा था। मैं तारीफ करूंगा, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। और मैं लगातार पिछले कई दिनों से बोलता रहा हूं कि जिस खूबी के साथ ये हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, सरकार ने, और ये जॉब पॉलिटिक्स लेवल पे, ओवरऑल मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, जिस हिसाब से इसको मैनेज किया है, ये काबिले तारीफ है। और आपने सही बताया, इतनी मुश्किलातें वाले दिन थे। मैं तो एक स्टेज में काफी टेंशन में आ गया था, पर सरकार ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ परेशानी हुई ये जो ऑयल कंपनीज को, मार्केटिंग कंपनीज को, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये लिस्टेड कंपनीज हैं, तो काफी उनको नुकसान उठाना पड़ा। कैसे सरकार उनका नुकसान की भरपाई को पूरा करेगी, वो भी सोचने वाली बात है। पर सरकार ने काफी कुछ अपने ऊपर भी लिया, एक्साइज ड्यूटी रिबेट किया, और भी जो कंज्यूमर को भी प्राइस रिडक्शन वगैरह दिलवाया। जी वो सब बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया। जी। नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि इतने बड़े संकट से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटना ये महज एक दिन के फैसले से संभव नहीं था। बीता एक दशक हमारी ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पे तमाम निर्णयों भरा रहा है। आप एक एनर्जी एक्सपर्ट के तरीके से किस तरह से उन तमाम फैसलों को एनालाइज करते हैं आज इस संकट के समय में, जब हम थोड़ा सा बाहर आए हैं तब? देखिए, पहले तो हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, जो खाड़ी के में जो युद्ध हुआ, अमेरिका एक तरफ और ईरान और इजराइल वगैरह जो है, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक था। मतलब हमारी पूरी इतिहास उठा के देखिए, सन 70 के दशक में बहुत बड़ा एनर्जी शॉक आया था। लेकिन ये जो था, इस तरह का शॉक था जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को जड़ से हिला करके रख दिया। और ऐसे समय जबकि भारत जो है, हमारी एक तो रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता है तेल की, बहुत ज्यादा है, गैस की बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है। औसतन हम 7% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो लार्ज इकोनॉमी जो उनके अंदर। और दूसरी तरफ हमारे देश की जो है इतनी भारी आबादी है ना, 140 करोड़ की। तो एक तरफ तो आपकी जो पेट्रोल डीजल सबकी जो हमारे यहाँ जरूरत है, डिमांड है, वो 4% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। हकीकत ये कि पूरी दुनिया में तेल की जो डिमांड है उसको आज इंडिया ड्राइव कर रहा है। भारत उसका एक तरीके से, भारत की वजह से हो रहा है वो। तो ऐसे हालात के अंदर अगर वहां से जो खाड़ी के देश हैं, जहां से पारंपरिक रूप से हम भारी मात्रा में तेल मंगाते हैं, LPG मंगाते हैं, LNG मंगाते हैं, वो पूरा का पूरा रास्ते का एक ठप हो जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो हमारे लिए सरकार के सामने चुनौती ये आ गई कि एक तरफ तो जो हमारी प्रगति की रफ्तार है उसको ना रोका जाए, दूसरी तरफ यह है कि देश की जो आवश्यकता है, खासतौर से आम उपभोक्ता की, खासतौर से जो वनरेबल सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनकी, और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था की, कैसे उसको बरकरार रखा जाए। जी इसलिए जो सरकार ने रियल टाइम बेसिस पे 24/7 जैसे जैसे आवश्यक थे, बड़े डायनेमिक तरीके से जो है पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया कि क्या क्या जरूरत है। उसमें हमारा विदेश मंत्रालय बहुत एक्टिव था। जहां भी आवश्यक हुआ हमारे विदेश मंत्री खुद गए वहां पे, जहां आवश्यक हुआ पेट्रोलियम मिनिस्टर गए, हमारे तमाम जो राजदूत हैं वो उन सब जाकर के मिले। और हमने ये देखा, आप देखिए कि जहां भारी जरूरत हमारी, जैसे LPG को आप लीजिए, जी हमारी
बहुत बड़ी निर्भरता खाड़ी के देशों पे थी। हमने अर्जेंटीना से लेके, अमेरिका से लेके, ब्राजील, ऐसे ऐसे देशों से एलपीजी लिया जहां से हम आमतौर से नहीं लेते थे। जी। जो जो मैंडेट बिल्कुल क्लियर दिया गया वो ये दिया गया, जिस कीमत पे मिलता है लेके आइए, लेकिन देश के अंदर तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, और नहीं हुई। हम्म। सीएनजी जो प्राकृतिक गैस है उसकी भी काफी हद तक जो यही मैंडेट था कि कमी नहीं होनी चाहिए। जी। एलपीजी एलपीजी में जरूर कुछ थोड़े समय के लिए दिक्कत आई थी, क्योंकि उसको सिक्योर करने में भी दिक्कत थी। दूसरी बात यह टैंकर्स नहीं मिल रहे थे एलपीजी के, इस वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन वो भी दिक्कत कुल मिलाकर 17 दिन रही, उसको जी। भी मैनेज करा गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स था जी। वो एक डायनेमिक था, और जो मुझे लगता है ये जो पॉलिसी रिस्पॉन्स था, जिस डायनेमिज्म के साथ हमने दिया, हमारे देश की सारी चुनौतियों को अगर हम वैसे ही रिस्पॉन्स दें तो हमारा देश तो और तेजी से बिल्कुल, और शायद ये निर्णय क्षमता और नेतृत्व को दोनों को दिखाता है। आर एस शर्मा जी, जिस बात का जिक्र मैं तनेजा जी से कर रहा था कि ये महज एक दिन का फैसला नहीं बल्कि हमारी दशकों की तैयारी के लिहाज से है, दो बड़ी चीज़ों पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। एक तो हमारे स्ट्रेटजिक रिजर्व को लेकर, और दूसरा हमारा एनर्जी बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन हमने बीते एक दशक में बहुत तेजी से किया। क्या इन दो बड़े फैसलों ने हमें इस तमाम बड़ी समस्या से निपटने में बड़ी मदद की? देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी बहुत कम है। कितना 18-19 दिन का हमारा टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो काफी नहीं है। जबकि दूसरे देशों में, ये चीन जैसे देशों में उनका तकरीबन ये समझिए कि 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। मेरे पास एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर उनके बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे। यूएस ने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे हैं, दूसरे कंट्रीज ने भी रखे हैं। हमारा वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत कम है, उसमें एक बड़े पैमाने पर उसमें बढ़ोतरी लाने की जरूरत है। और दूसरी आपने क्या चीज पूछी थी सर? एनर्जी बास्केट का जो आपने डाइवर्सिफिकेशन किया। एनर्जी बास्केट हमारी मैं कहूँगा बहुत अच्छी बैलेंस्ड है। हमारा जो नॉर्मल सिचुएशन में जो हमारी एनर्जी बास्केट प्राइसेस होते हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह से सस्ते होते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई कमी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आपके साथ वो नरेंद्र तनेजा जी हैं, तो उनसे अच्छे आपको एनालिसिस देंगे। वो बताएंगे कि हमारी एनर्जी बास्केट में और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं, पर मैं समझता हूँ कि वो ठीक हो रहा है। पर आगे चल के क्या करना चाहिए, एक वो बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए चर्चा मुझे पता नहीं अभी समय होगा कि नहीं होगा, पर वो जो है कैसे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जाए, इस दिशा में बहुत काम होने बाकी है। और अभी तक जो काम हुए हैं वो मैं नहीं समझता कि वो काफी हैं, तो हमारा प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा है। जी, लेकिन शर्मा जी, इस बात को तो मान सकते हैं कि जहाँ पे बीते एक दशक पहले हम खड़े थे इन दोनों ही मोर्चों पे, जिसमें हम एनर्जी के स्ट्रेटजिक रिजर्व की बात करें या फिर अपने एनर्जी बास्केट के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, उससे तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया। लेकिन ये सच है, हमें आत्मनिर्भर बनना है इस दिशा में, इसलिए बहुत आगे जाना बाकी है। नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि एक हर परिस्थिति और हर चुनौती हमें लेसन दे के जाती है, ऐसे में इस संकट से हमने क्या बड़ी बातें समझी हैं, सीखी हैं, जिसका हम एक बड़ा अब आधार आने वाले भविष्य में तैयार होता देखेंगे कि ऐसे किसी संकट से हमारी जो लड़ने की चुनौती है, जो क्षमताएं हैं, वो और तेजी से हम बढ़ा सकें? नहीं, बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। पहली बात, हमको इसको स्वीकारना पड़ेगा और देश को भी मानना पड़ेगा कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रगति की गति, हमारे जीडीपी की, और जो हमारा सपना है कि विकसित भारत बनाने का, उसमें वैकल्पिक ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी, सौर ऊर्जा वगैरह की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पारंपरिक ऊर्जा है, जिसमें खासतौर से तेल और प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता, इसकी डिमांड बढ़ेगी। आज हम 58 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उपभोग करते हैं। आने वाले समय में अगर हमको 7% जो है तरह से ग्रो करना है और विकसित भारत बनना है, तो आने वाले समय के अंदर हमारी तेल की जो मांग है वो तेजी से बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस की जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है। तो जैसा शर्मा जी ने भी कहा कि देश के अंदर जो है उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, खनन बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साथ में जो आपका पहला प्रश्न था उसमें यह भी उत्तर शामिल है कि हमने जिस तरह आज जो भारत का स्टेटस है पूरी दुनिया में, भारत की जो एक प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया के अंदर, उसने काफी सहायता करी जब से युद्ध चला, जिससे कि हमारी जो गुडविल है और हमारा जो स्थान, एक हाई टेबल जिसको बोलते हैं ग्लोबल हाई टेबल, वो भी इतना बड़ा है
कि जिस देश के पास भी हम गए और हमने कहा हमको और तेल चाहिए, हमको और एलपीजी चाहिए, और उस देश ने आगे बढ़ के वो हमको दिया। और दूसरी तरफ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज तेल की डिमांड इंडिया ड्राइव कर रहा है। इसलिए जो बड़े तेल के निर्यातक हैं, बड़े गैस के निर्यातक हैं, उनको भी भारत की उतनी जरूरत है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जितनी हमको उनकी जरूरत है। हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी है कि टू सिक्योरिंग सप्लाई, और सऊदी अरब, रशिया, अमेरिका के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिंग डिमांड। और डिमांड कहां से आ रही है? आज पूरी दुनिया की डिमांड भारत ड्राइव करना है। अब डिप्लोमेटिकली हमने इसको लेवरेज करना है, कॉमर्शियल इसको लेवरेज करना है, लेकिन बहुत जरूरी यह है कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम ये नहीं भूलें हमको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, लेकिन आने वाले 25 साल हमको जो पारंपरिक ऊर्जा है, जिसमें खासतौर से तेल गैस है, भारी मात्रा में वो भी चाहिए। बिल्कुल। जल्दी से आरएस शर्मा जी, आपके कुछ बड़े सुझाव, आपको लगता है कि हमें इस घटनाक्रम से सीखकर अब यहाँ से हमें इन पे सबसे ज्यादा पहले मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और इमीडिएट तरीके से काम करने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, अभी ये क्राइसिस बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, पर हमें ये सोचना है कि आगे से ऐसा क्राइसिस आए तो हमारे पास अपने साधन होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जितने हैं, कम से कम 3 से 4 गुना उसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए कैसे सरकार इन्वेस्टमेंट लेके आएगी जो है, और वो देखने वाली बात है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो तेल और गैस के ऊपर रिक्वायरमेंट हमारी कम होने वाली नहीं है, उसमें बढ़ोतरी होगी जितने भी। और जो है उसके लिए एक्सप्लोरेशन पॉलिसी हमारी है, उसमें जो सरकार को, जो उनको कंपनियों को जो कंसेशंस देने चाहिए, वो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जिसकी वजह से पिछले कई साल से इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आके जो है एक्सप्लोरेशन में काम नहीं करती, तो वो बहुत उस दिशा में बहुत बड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि हर बार हम जो है दूसरे देशों को अपनी आत्मनिर्भरता, बिल्कुल हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता बिल्कुल होना जरूरी, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, तो हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता लेकर आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।